जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति पे। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की जो क्लासेस हम चला रहे हैं, इसमें हम आज फिर से हाजिर हैं कुछ नए और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, जो आपके पेपर को निस्तानाबूद करने में आपकी मदद करेगा। तो उठा लीजिए अपनी कलम और कॉपी, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि पेपर से एक दिन पहले आप इनको जल्दी जल्दी रिविजन कर पाएँ। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो समय को ना गवाते हुए आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पल्स डेफिसिट यानी कि नब्ज अभाव अधिकतर कौन सी धमनी में देखा जाता है? पल्स अभाव ज़्यादातर कौन सी धमनी यानी कि आर्टरी में देखा जाता है? अल्नर, फीमोरल, कैरोटिड या रेडियल? पल्स डेफिसिट, देखिए पल्स डेफिसिट किसमें पूछ रहा है? किसमें? आर्टरी में। क्या पूछ रहा है? पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट होता क्या है? पल्स डेफिसिट क्या देखते हैं इसमें? हार्ट की बीट्स और पल्स में डिफरेंस देखते हैं, समझे? हार्ट बीट कहाँ से चेक करते हैं? डायरेक्टली एपिकल से। और पल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं? 9 साइट होती हैं पल्स की, ठीक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम कहाँ से चेक करते हैं? कलाई, ये रिस्ट होती है, यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल साइड, ये अंगूठे की साइड पे, यहाँ पे हम फिंगर से पालपेट करके जो है पल्स को चेक करते हैं। ज़्यादातर हमारी करेक्ट एक्यूरेट पल्स यहाँ से हम चेक करते हैं। तो कौन सी पल्स कहाँ से चेक करेंगे? रेडियल आर्टरी से। पल्स साइड कितनी होती है? 9 होती हैं। हार्ट बीट और पल्स के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। हार्ट बीट जो होती है डायरेक्ट हार्ट से चेक करेंगे, और पल्स बीट्स जो होती हैं ये कहाँ से चेक करेंगे? ये आर्टरी से चेक करेंगे। तो हार्ट बीट और पल्स बीट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट बोलते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि हार्ट बीट हमारी 80 हो रही है और पल्स से चेक करने पे 60 ही आ रही है। तो इनके बीच ये जो डिफरेंस आएगा इसी को क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट। यानी डायरेक्ट हार्ट से चेक करने पर और पल्स चेक करने पर जो डिफरेंस आता है, पहली बात तो आना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो क्या उसको क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट। समझ आया? अल्नर है, अल्नर अंगूठे की उल्टे साइड, यहीं पे रेडियल और अल्नर दोनों होती है। रेडियल अंगूठे के साइड से और अल्नर जो है इसके दूसरे साइड से, ये छोटी वाली उंगली होती है इसके साइड से, ठीक है। तो रेडियल अल्नर समझ आए? अल्नर आर्टरी यहाँ हो गई, रेडियल इधर हो गई। नेक्स्ट है कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी हमारी यहाँ नेक पे होती है, ठीक है, और रेडियल आर्टरी मैंने बता दिया कि ये अंगूठे के साइड पे होती है। एक फीमोरल होती है, फीमोरल आर्टरी कहाँ होती है? हमारी थाई पर होती है, यानी जांघ पर पाई जाती है। समझ आ रहा? क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया? पल्स डेफिसिट कहाँ से चेक करेंगे? करेक्ट जानने के लिए सबसे ज़्यादा रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं। ये समझ आ गया ना? आगे बढ़े, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खसरे के टीके से कितना प्रतिशत प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? यानी जो खसरे का टीका लगता है बच्चों में, उससे बच्चों में कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? देखो, खसरा यानी कि मीजल्स, क्या? मीजल्स। मीजल्स का टीका कब लगता है? 9 मंथ में लगता है। कब लगता है? 9th मंथ में लगता है। कितना लगता है? 0.5 ml लगता है। कितने टीके लगते हैं? 2 टीके। पहला डोज यानी कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ पे लगता है, और सेकेंड डोज जो है कितना? 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के डिफरेंस पे लगता है, यानी कि 14 मंथ पे। समझ आ रहा है?
पहला टीका 9 मंथ पे लगता है और दूसरा टीका उसके 6 महीने बाद लगता है। ये समझ आया? कितना लगता है? 0.5 ml लगता है। कहाँ लगता है? सबक्यूटेनियस लगता है। कितना? सबक्यूटेनियस लगता है। समझ आ रहा है? मीजल्स का टीका कब लगता है? 9 मंथ पे लगता है, 0.5 ml लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है। फर्स्ट डोज जो लगता है 9 मंथ पे लगती है और सेकंड डोज जो होती है वो आफ्टर 9 मंथ, यानी जो पहला डोज लगा होता है उससे 6 मंथ के बाद लगती है। जो फर्स्ट टीका होता है ये 90% रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जो सेकंड होती है ये 99%। पहला टीका लगाओगे तो बॉडी को 90% जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी और सेकंड लगेगी तो 99% लगेगी। तो बेस्ट यही है कि दोनों डोज लगने चाहिए। ठीक है। ये लगती कहाँ है? डेल्टॉइड मसल्स में। कहाँ? डेल्टॉइड में, डेल्टॉइड मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स मतलब अपर आर्म में लगती है। अपर आर्म मतलब यहाँ लगती है। ठीक है। किसमें? राइट या लेफ्ट हिस्सा मतलब नहीं है, अपर आर्म में लगती है, डेल्टॉइड मसल में लगती है, 0.5 लगती है। इसको डिजॉल्व किस में करते हैं? स्टेराइल वाटर में। इसको डिजॉल्व किस में करेंगे? स्टेराइल वाटर में डिजॉल्व करता है। समझ आया ये? इसमें कोई डाउट? और अगर पूछ ले कि दोनों डोज लगने के बाद अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो क्या आ सकती है? मीजल्स वैक्सीन से क्या दिक्कत आ सकती है? TSS हो सकता है। TSS क्या हो सकता है? टॉक्सिक स्ट्रोक सिंड्रोम हो सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मीजल्स का टीका रिएक्शन करेगा तो क्या दिक्कत आ सकती है? TSS की दिक्कत आ सकती है, टॉक्सिक स्ट्रोक सिंड्रोम की दिक्कत आ सकती है। क्लियर हुआ? ये समझ आया? मीजल्स का टीका क्या होता है? मीजल्स का टीका जो है खसरे का टीके को ही कहते हैं। इसका नाम है, ये 9 मंथ पे लगता है। कितना लगता है? 0.5 लगता है। कहाँ लगता है? डेल्टॉइड मसल्स में लगता है। इसको डिजॉल्व किसके साथ किया जाता है? स्टेराइल वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है। कितनी डोज लगती है? इसकी 2 डोजेज लगती हैं। पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 6 महीने बाद लगती है। ठीक है। पहली डोज जो है 90% की रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है और दूसरी जो है 99% की रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। दोनों डोज के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? मीजल्स के दोनों टीकों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? लगभग 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ आया ये? तो पूछ रहा है मीजल्स के टीके से कितना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है? 90। तो 90% इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया? यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। कितना? 90%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है हृदय घात के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग होता है। दवाइयों के नाम है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मॉर्फिन या अमोक्सिसिलिन। इनमें से कौन सी दवाई है जो हृदय घात यानी कि हार्ट फेलियर के लिए वर्क में ली जाती है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, इसमें कौन सी मेडिसिन जो है काम में ली जाती है? पहला ऑप्शन क्या है? पैरासीटामोल। आप सब जानते हैं कि पैरासीटामोल क्या होती है? ये क्या होती है? एंटीपायरेटिक होती है। क्या होती है? एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। समझ आया? दूसरा है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक तरह की क्या होती है? पेन किलर होती है। क्या होती है? पेन किलर। जो शरीर के हल्के फुल्के दर्द हैं उसमें, सिर दर्द, बदन दर्द या और कोई दर्द है उसमें काम करती है। इसमें सैलिसिलिक नामक एसिड पाया जाता है जो बॉडी में जाके पेन किलर का काम करती है। समझ आ रहा है? तीसरा है मॉर्फिन। क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? ये नारकोटिक एनाल्जेसिक होती है, यानी कि पेन किलर ही है लेकिन क्या होती है? नारकोटिक होती है।
नारकोटिक एनाल्जेसिक होती है। समझ आ रहा है? नारकोटिक एनाल्जेसिक दवाइयाँ किस में दी जाती हैं? उन बीमारियों में दी जाती है जो जानलेवा बीमारियां होती हैं और जिसमें बहुत ही असहनीय दर्द होता है। ऐसा दर्द फील करे आदमी कि अब मरा, अब बच नहीं सकता, इतना दर्द फील करे, ऐसी जगहों पे क्या नारकोटिक एनाल्जेसिक्स वाली दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये O2 की डिमांड को कम करती हैं। क्या कर देती हैं? ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती हैं, जिससे पेशेंट में राहत, रिलीफ फील करता है। समझ आ रहा है? क्या होती है? नारकोटिक। और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी बीमारियां किस लिए होती हैं? ये भी तो जानलेवा बीमारियां हैं, तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे? मॉर्फिन, नारकोटिक एनाल्जेसिक देंगे, जो कि बहुत ही सीवियर पेन में दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन में दी जाती है, डू एंड डाई वाली कंडीशन में। और ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को लेवल को कम कर देती हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देंगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, तो जो है पर्सन रिलैक्स फील करेगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन। क्या है? अमोक्सिसिलिन ये क्या है? ये एक तरह की एंटीबायोटिक ड्रग होती है। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। हार्ट अटैक के लिए कौन सी दवा देंगे? पैरासिटामोल कम करेगी? नहीं करेगी भैया, पेशेंट तो खाते ही चला जाएगा। एस्पिरिन पेन किलर हल्के दर्दों के लिए होती है, तो एस्पिरिन उतना वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, इस समय भैया जान बचानी है, इन्फेक्शन नहीं कम करना। ठीक है, तो क्या देंगे? मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन क्या होती है? सीवियर टाइप की एनाल्जेसिक होती है, सीवियर जो पेन होते हैं उसमें दिया जाता है। और हार्ट फेलियर की कंडीशन तो जानलेवा होती है, तो उसमें जब नारकोटिक एनाल्जेसिक देंगे तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है भ्रूण में यानी कि फीटस में दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में रक्त किसके द्वारा जाता है? पूछ रहा है फीटस में राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कैसे जाता है। देखो, मान लेते हैं ये बेबी का हार्ट है। ठीक है, ये रफली डायग्राम है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। समझ आ रहा है? इसमें ब्लड इसमें कैसे जाता है? हम में क्या होता है, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये यहाँ से इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर कावा से ब्लड आएगा, फिर ये ट्राइक्युस्पिड वाल खुलेगा, इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पल्मोन्स में जाएगा, उसके बाद 4 पल्मोनरी वेन से यहाँ आएगा और लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके आउटा से पूरी बॉडी में फैल जाता है। ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से पल्मोन से यानी ये जो लंग्स हैं, यहाँ से जाने के बाद ब्लड जो है प्यूरिफाई होके यहाँ आता है ना। अगर प्यूरिफाई ब्लड इन प्यूरिफाई ब्लड में मिलता रहे तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो क्या होता है, बेबी जो होते हैं उनमें एक यहाँ पे होल पाया जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। एक छोटा छेद पाया जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में आता रहता। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल पाया जाता है। ये सिर्फ फीटस के अंदर ही पाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, क्या कितना टाइम में बंद होता है? 6 मंथ से 1 साल। ठीक है, ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अगर 6 महीने से 1 साल बाद ये बच्चे में नहीं बंद होता है तो क्या दिक्कत आ जाती है? उस दिक्कत को क्या बोलते हैं? आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट। यानी कि ये जो सेप्टम है इसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ये छेद अगर नहीं बंद हुआ तो और ये खुला रहा तो बड़े होने पे इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी।
तो जैसा जैसे बच्चा बढ़ेगा उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो क्या उस बीमारी को क्या बोलते हैं? आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो रक्त है वो कैसे जाता है? तो फोरामेन ओवल के द्वारा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल को हिंदी में क्या कहते हैं? ओवल बोले तो अंडाकार, और फोरामेन यानी कि रंध्र या छिद्र। तो अंडाकार रंध्र से दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में रक्त का आवागमन होता है। किसमें? फीटस में, बच्चे में पूछ रहा है। ठीक है, बड़े में ये क्या हो जाती है? बीमारी होती है बड़ों में, आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट। अगर ये नहीं बंद हुआ तो ये बीमारी बन जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें होती है, हार्ट पे लोड होता है, सही से दिखाई नहीं देता है, ब्रीथिंग शॉर्टनेस होती है, डिस्निया फील करता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चे में। ठीक है, तो इस हमारा आंसर क्या हो गया? अंडाकार रंध्र। एक ऑप्शन है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस तो हो नहीं सकता। वेनोसस का क्या होता है? वेनोसस का मतलब क्या होता है? जहां वेन से वेन जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? वेनोसस बोलते हैं। तो डक्टस वेनोसस क्या होता है? इसमें जो अम्बलाइकल कवर्ड होती है उसमें जो वेन्स पाई जाती है, यानी अम्बलाइकल वेन जो होती है ये जाके किससे जुड़ जाती है? इंफीरियर वेना कावा से। इंफीरियर वेना कावा। बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है जो शरीर में पाई जाती है? इंफीरियर वेना कावा। जो शरीर निचले शरीर के हिस्से का पूरा रक्त किस में लेके आती है? इधर राइट एट्रियम में लेके आती है। तो अम्बलाइकल वेन जो होती है कहाँ जाके जुड़ती है? इंफीरियर वेना कावा में। जब इंफीरियर वेना कावा में अम्बलाइकल वेन जुड़ेगी तो इसको क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसस। एक ऑप्शन है डक्टस आर्टियोसस। सेम है, आर्टियोसस मतलब आर्टरी से आर्टरी जहाँ जुड़ेगी उसे आर्टियोसस कहेंगे, जहाँ वेन से वेन जुड़ेगी उसे वेनोसस कहेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी से अओर्टा जहाँ पे जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टियोसस। यानी कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है? अओर्टा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पर जाकर ये, ठीक है, अओर्टा से जुड़ती है, तो ये जहाँ जुड़ रही है इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टियोसस। तो इसको लिख लेना ऐसे कि जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और क्या अओर्टा जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टियोसस कहते हैं। समझ आया? डक्टस वेनोसस क्या हो गया? अम्बलाइकल वेन जो है इंफीरियर वेना कावा जुड़ती है तो उसे बोलते हैं डक्टस वेनोसस। और आर्टियोसस जो होती है, डक्टस क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी जब अओर्टा जहाँ पर जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टियोसस बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? एक ऑप्शन है फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम जो होता है ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है जब आईसीपी यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तब वहाँ पे। ठीक है, तो फोरामन मैग्नम जो होता है ये ब्रेन में हो गया। कहाँ हो गया? ब्रेन के लिए, मस्तिष्क में लिए। जब आईसीपी जो है बढ़ता है या जहाँ से सीएसएफ को जो है सीएसएफ का लेवल बढ़ता है वहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोरामन ओवल इज अ करेक्ट आंसर। आंसर सी इज अ करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी सही है। क्लियर हुआ? समझ आया? कोई डाउट? फोरामन ओवल क्या हो गया? राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में जो होल पाया जाता है सेप्टम में उसे क्या बोलते हैं? फोरामन ओवल कहते हैं। ठीक है, डक्टस आर्टियोसस क्या होती है? जहाँ पे आर्टरी से आर्टरी जुड़ रही है उसको डक्टस आर्टियोसस कहते हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा जहाँ पे जुड़ते हैं उसे डक्टस आर्टियोसस कहते हैं। डक्टस वेनोसस क्या होगा? जहाँ से वेन जुड़ती है, क्योंकि ये बच्चे में फीटस में पूछ रहा है तो अम्बलाइकल वेन जहाँ इंफीरियर वेना कावा से जुड़ती है उसे डक्टस वेनोसस कहते हैं। और फोरामन मैग्नम जो होती है, मैग्नम वाला पार्ट जो होता है ये ब्रेन के लिए होता है, यानी कि जहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है या सीएसएफ फ्लूइड की जाँच होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जब हम ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। भ्रूण की सबसे अधिक पाई जाने वाली पोजीशन कौन सी है? ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, या लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, या राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर? मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि ये जो है किसी फीमेल की पेल्विक है।
ठीक है, क्या हो गई, एक रफली डायग्राम है, ठीक है, किसी फीमेल की पेल्विक है। तो पेल्विक में कैसे देखेंगे, तीन जो है डायमीटर्स कैसे नापते हैं, तीन तरीके से नापते हैं। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया, तो यानी कि ये एंटीरियर पार्ट हो गया और ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। फिर उसको एक बार ऐसे और क्रॉस कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स हो गया। समझ आ रहा है, ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। दो पोजीशन और ले लेते हैं भाई, ऑब्लिक भी होता है और कॉन्जुगेटेड भी होता है। तो ये टोटल डायमीटर्स नापे जाते हैं। हम मान लेते हैं ये फीमेल की पेल्विक का हम डायमीटर नाप रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से डायमीटर नापते हैं वहीं से हम पोजीशन भी देख रहे हैं, ठीक है। ये इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ये ऐसे ट्रांसफर हो गया और ऐसे ऑब्लिक और कॉन्जुगेटेड हो गया, ठीक है। तो एंटीरियर में जो है और पोस्टीरियर में हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो बच्चे का फीटस का पीछे का हिस्सा होता है यानी ओसिपिटल बोन होते हैं, यहाँ से हम पोजीशन जहाँ पे ये ओसिपिटल जाके रुकेगा हम मान लेते हैं बच्चे की वही पोजीशन। अगर बच्चे का ओसिपिट यहाँ आके रुक गया तो हम मान लेंगे कि ये वाली पोजीशन है, यहाँ रहेगा ऐसे रहेगा बच्चा तो यहाँ हो गया, इधर पीछे का हेड रहेगा तो इधर हो गया, इधर रहेगा इधर रहेगा इधर, क्योंकि बच्चा तो घूमता रहता है, ठीक है, जब तक पूरी तरीके से जाके सेट नहीं हो जाता तब तक तो घूमता रहता है। तो जिधर बच्चे का हेड रहता है हम मान लेते हैं कि बच्चे का जो पोजीशन है उधर होगी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स, ठीक है। अब इसको एक बार ध्यान से समझना, हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। ये क्या हो गया, मैं ऐसे खड़ी जाऊं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया, और ये मेरा हाथ का कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। निकालने का तरीका देखो, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं ओसीपुट, ठीक है। क्या हो गया, ओसीपुट एंटीरियर, सबसे पहले ओसीपुट इंटीरियर हो गया, और अगर इधर रहेगा तो ओसीपुट पोस्टीरियर बोलेंगे, इधर रहा तो इधर बेबी का जो है ओसीपुट बोन आएगी तो ओसीपुट एंटीरियर, इधर गया तो ओसीपुट पोस्टीरियर, इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया तो राइट ओसीपुट ट्रांसवर्स, और इधर को रहा तो यहाँ पे हेड रहा ओसीपुट बोन आ रही है तो लेफ्ट ओसीपुट ट्रांसवर्स। समझ आया, ये समझ आया। अब मैंने कहा था इसको ऐसे देखना, ये पार्ट मैंने बांटा था, ठीक है, ये तो ये मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर कर दिया था और राइट लेफ्ट कर दिया था। तो इधर वाला पार्ट क्या हो गया, राइट का है, और इधर का पार्ट क्या हो गया, इधर के आधे का राइट हो गया, इधर के राइट का लेफ्ट हो गया। और ऐसे कर देंगे तो ऊपर वाला पोस्टीरियर गया मान लिया और नीचे वाला एंटीरियर मान लिया। तो इसके बीच में यहाँ से इतने में जो पार्ट आया वो कौन सा पार्ट आएगा, क्योंकि एंटीरियर पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट, ये राइट है, ये राइट हिस्सा है, इतने में जिधर का दोनों हिस्से इधर और इधर ये दोनों पार्ट जो आएंगे ये राइट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, राइट बोले जाएंगे दोनों, ठीक है। और क्योंकि ये लेफ्ट का हिस्सा है तो इधर जो पार्ट्स आएंगे वो क्या बोले जाएंगे, लेफ्ट बोले जाएंगे। इतने में जो आएंगे लेफ्ट बोले जाएंगे, इतने में जो आएंगे वो राइट के बोले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, और ऐसा देखोगे तो इतने से नीचे में जो पार्ट्स आएंगे वो इंटीरियर के कहलाएंगे, इतने से जो आएंगे वो पोस्टीरियर के कहलाएंगे। तो भाई तो ये क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, ये क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, इधर क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया, और इधर क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। समझ आ रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं ना, तो एंटीरियर के दोनों इस पार्ट में पूरा जो आएगा वो एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर में जो आया पोस्टीरियर हो गया। ऐसे करने पर लेफ्ट में जो आया वो लेफ्ट का पार्ट हो जाएगा और राइट वाला राइट में चला गया। तो ये राइट ओसीपुट पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट ओसीपुट एंटीरियर हो गया, ये लेफ्ट ओसीपुट एंटीरियर हो गया, और ये लेफ्ट ओसीपुट पोस्टीरियर हो गया। कुछ समझ में आया, सिंपल सा है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इस लाइन को, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब सिर्फ प्लस दिख रहा है, तो प्लस में इतने के नीचे का क्या है, एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, और इतने के ऊपर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है। क्योंकि उसके बाद हमने ऐसे कर दें तो इधर का जितना पार्ट आया राइट पार्ट है, इधर का जितना पार्ट आया लेफ्ट पार्ट है। तो बस वैसे ही कि तो लेफ्ट ओसीपुट का जितना पार्ट इधर आया एंटीरियर में आ रहा है तो लेफ्ट ओसीपुट एंटीरियर, और लेफ्ट का पार्ट पीछे की साइड में जो आ रहा है लेफ्ट ओसीपुट पोस्टीरियर। वैसे ही राइट साइड में अगर आया है तो लेफ्ट ओसीपुट एंटीरियर, और राइट साइड में ही पीछे का जो हिस्सा हो गया वो ओसीपुट पोस्टीरियर हो गया।
इससे और इसको याद कर लेना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट ऐसे निकला, दूसरा पार्ट ऐसे निकला, तीसरा यहाँ से निकला है और चौथा यहाँ से निकला है। ठीक है, समझ आया? ये नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार देखना, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये समझ आएगा तो पोजीशन निकालने में सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। इसमें पूछ रहा है सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो भैया इसमें ये वाला पार्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो बच्चे का हेड होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी के पहले यही वाली पोजीशन पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर। क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर वाला पार्ट सबसे कॉमनली पाया जाता है। और अगर प्रेजेंटेशन पूछ ले सबसे ज्यादा कॉमन कौन पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा भैया सिफेलिक प्रेजेंटेशन पाई जाती है। कौन सी? सिफेलिक प्रेजेंटेशन पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, जैसे कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये लगभग 96.5% जो है यही पोजीशन पाई जाती है। और अगर इसमें पाई जाए प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाएगी, ये वाली पाई जाएगी। और पोजीशन जो है सबसे ज़्यादा लेफ्ट वाली, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर वाली पाई जाती है। ठीक है, समझ आया? ऑप्शन में क्या आ रहा है, राइट ऑसिपुट एंटीरियर नहीं होगा, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर हाँ ये होगा, राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर नहीं, ये नहीं होगा, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर नहीं। सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बच्चा का हेड जिधर रुकेगा भाई वो पोजीशन हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो नॉर्मली बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर पाई जाती है। और प्रेजेंटेशन अगर पूछा था तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समझ आया? इसमें कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूडिंग एक्सेप्ट, मतलब ये ऑप्शन है, इसमें कौन सा नहीं, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। ठीक है, पूछ रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। कौन सा नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, होस्ट, इन्वायरमेंट, एजेंट या डिजीज। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज होता क्या है, देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज होता है किसी भी बीमारी को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोसेस या ट्रायंगल, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज। तो क्या बोलता है, किसी भी बीमारी के रिप्रेजेंट करने वाला ट्रायंगल। तो ये हो गया भैया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है तो इसमें 3 चीजें होंगी। ठीक है, अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी है तो सबसे पहले तो बीमारी पनप कहाँ से रही है, यानी उसको जहाँ से पैदा होगी वो का उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर अगर बीमारी है तो बीमारी पैदा हो गई तो भाई बीमारी किसी को होनी भी चाहिए, अगर नहीं हुई तो पैदा होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो एजेंट है, बीमारी पैदा हो गई, किसी को होगी तो जिसको होगी वो उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ट्रायज में क्या क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती हैं, एक जो बीमारी को पैदा करता है, एक जिसको बीमारी होती है, और एक बीमारी जहां पर होती है यानी स्थान। तो स्थान वाला पार्ट को क्या बोल देते हैं, एक तरह से एनवायरमेंट। जब तक मौसम का जादू नहीं चलेगा काम नहीं चलेगा। ठीक है, बीमारी पनप नहीं पाएगी, सर्दी की बीमारी गर्मी में, गर्मी की बीमारी बरसात में नहीं हो पाएगी। जो जिस मौसम के लिए है उसी मौसम में होगी। जैसे कि अगर मलेरिया ले लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए एग्जाम्पल ले लो, मलेरिया। मलेरिया कब होता है, ज़्यादातर बरसात के मौसम में होता है। मच्छर क्या होते हैं, जब से ज़्यादा बरसात के मौसम में एक्टिव होते हैं, काटते हैं तो मलेरिया फैल जाता है। अभी क्या है, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या मलेरिया फैल रहा है, नहीं, अभी मलेरिया नहीं फैल रहा है। कब फैल रहा था, सबसे ज़्यादा बरसात के टाइम पे। क्यों, उस समय सबसे ज़्यादा मच्छर जो है फैले हुए थे, काट रहे थे, जिसकी वजह से मलेरिया रोग फैल रहा था। मलेरिया के लिए जो बरसात का मौसम होता है सबसे सुटेबल मौसम था। ठंडी आते ही लुप्त हो गया ना, ठंडी आते ही लुप्त हो गया। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बीमारी को फैलाने के लिए। तो जो बीमारी को पैदा करेगा, क्या करेगा, पैदा करेगा, उसको क्या बोल देते हैं, एजेंट। जिसको बीमारी होगी यानी रोगी, उसे क्या बोल देते हैं, होस्ट। और एनवायरमेंट तो वातावरण, पर्यावरण जो भी आप जानते हो वो तो
होता है। समझ में आया? तो इसमें 3 चीजें होती है, एजेंट होता है, होस्ट होता है और इन्वायरमेंट। तो भाई एजेंट है जिसने बीमारी पैदा की, होस्ट हो गया जिसको बीमारी हुई, और उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, जिस मौसम में बीमारी फैलेगी। जो फैलेगी उसे क्या बोलेंगे? डिजीज बोल देते हैं। तो डिजीज जो है वो एक्सेप्ट हो गया, इसमें डिजीज जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। लेकिन ये तो ट्रायज के लिए है, तो ट्रायज में 1 2 3 ये 3 ही चीजें होती हैं। तो डिजीज जो है ये चौथा ऑप्शन जो दिया है ये जो है एक्सेप्ट की कंडीशन में आ गया, यानी कि कौन क्या नहीं होगा? डिजीज नहीं होगा। डिजीज जो है बाद में होता है, पहले ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डिजीज होगी। तो हम जो ट्रायज रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे? एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डच कैप है। डच कैप क्या होता है? गर्भ निरोधक गोली होती है, गर्भ निरोधक डायफ्राम होता है, कॉन्डम है या कॉपर्टी है? डच कैप क्या होता है? देखो, डच कैप, डच कैप जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड बैरियर मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको डच कैप जो होता है इसको जो है कंबाइंड बैरियर मेथड कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक वेजाइनल होता है, इसमें क्या होता है? वेजाइनल स्पंज होता है, और दूसरा जो होता है डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है इसी को डच कैप बोलते हैं, इसी को सर्वाइकल कैप बोलते हैं, सर्वाइकल कैप बोलते हैं, इसी को डच कैप बोलते हैं, इसी को डायफ्राम बोलते हैं, डच कैप, ठीक है। ये जो होता है ये मिनिमम 6 आवर के लिए होता है, 6 आवर से लेके मैक्सिमम 24 आवर तक होता है। एक बार इसको कितना इस्तेमाल करते हैं? लगभग 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम पूछे कितना समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है तो 24। कब इस्तेमाल करना है? लास्ट इजैकुलेशन के बाद जो है 6 घंटे तक इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। लास्ट इजैकुलेशन से क्या मतलब है? कितनी बार इंटरकोर्स हुआ इससे मतलब नहीं है। लास्ट इजैकुलेशन मतलब जब मेल ने अपने स्पर्म को फीमेल के में इजैकुलेट किया हो आखिरी बार, तो उसे लास्ट इजैकुलेशन बोलेंगे। तो तब उसको इस्तेमाल करना है, कब तक? लगभग 6 घंटे तक इसको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता है? इसमें 5 ml स्पर्मिसाइड होता है। क्या? स्पर्मिसाइड होता है 5 ml, जो क्या करता है? स्पर्म को किल कर देता है, ठीक है, स्पर्म को किल कर देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। समझ आया? ये क्या होता है? वेजाइनल स्पॉन्ज। ये इसको भी लगभग 6 आवर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 24 आवर तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाद करते हैं तो TSS होने के चांस रहेंगे, यानी टॉक्सिक स्ट्रोक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। तो इसको लगभग 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोर मतलब सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 24 घंटा। समझ आया? पूछ रहा है ऑप्शन में, तो क्या है तुम्हारा आंसर? हो जाएगा डायफ्राम। डच कैप क्या है? डायफ्राम। समझ आया? गोली है भाई? नहीं। कॉन्डोम है? नहीं। कॉपर्टी है? नहीं। ये क्या है? डायफ्राम है। समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना फॉलिक एसिड चाहिए होता है? 100, 200, 300 या 500 माइक्रोग्राम। एक गर्भवती महिला है घर में, उसको कितना जो है फॉलिक एसिड चाहिए होता है? देखो इसमें क्या पूछ रहा है? फॉलिक एसिड पूछ रहा है, ठीक है। फॉलिक एसिड पहले तो ये जान लो फॉलिक एसिड की नीड कब से होने लगती है? जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है एज सून एज पॉसिबल उसको फॉलिक एसिड देना चाहिए। फॉलिक एसिड जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। कब से देने लगते हैं? फर्स्ट
ट्राइमेस्टर से, ठीक है, फॉलिक एसिड दिया जाने लगता है। कितना फॉलिक एसिड की नीड होती है? 500 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम की नीड होती है। कब से देने लगते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर से देने लगते हैं। जिन फीमेल्स में फॉलिक एसिड नहीं दिया जाता है उनमें क्या देखा जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखा कितनी दिक्कत हो सकती है अगर बच्चे को फॉलिक एसिड नहीं मिले तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? बच्चा किसी न किसी विसंगति के साथ पैदा होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जैसे कि देखा होगा बच्चे में स्पाइना बाइफिडा, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, या आउटर कवरिंग लेयर जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की नहीं डेवलप होती, मतलब कुछ ना कुछ बच्चे में न्यूरल डिफेक्ट रहता है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहता फॉलिक एसिड की कमी से। इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी की न्यूज आए, एज सून एज पॉसिबल जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फॉलिक एसिड देना चाहिए। फॉलिक एसिड कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम लगभग देना चाहिए। एक होता है आयरन। प्रेगनेंसी में आयरन कब देना चाहिए? तो देखो आयरन सेकेंड ट्राइमेस्टर से देते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं और आयरन कब देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। आयरन कितने की नीड होती है? महिला को 100 mg की 100 डेज तक देते हैं। अगर पूछे कि टोटल रिक्वायरमेंट आयरन की कितनी होती है बॉडी में, तो 1000 mg। ये माइक्रोग्राम है, वो मिलीग्राम है, ठीक है। अगर पूछे आयरन कितना देंगे तो 1000 mg दिया जाता है। और 1000 mg देने के लिए क्या करते हैं? 100 mg की टैबलेट को 100 डेज तक देते हैं, ठीक है। 1000 की नीड होती है, लगभग 1000 mg की बॉडी में फीमेल को नीड होती है। आयरन कब से देने लगते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर से देना होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ता है, ठीक है, फ्लूइड का लेवल या पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, तो क्या फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखी जाती है, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? आयरन की टैबलेट्स देना स्टार्ट करते हैं। तो आपने सुना होगा आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स सेकेंड ट्राइमेस्टर से देने लगते हैं, ठीक है। तो कितने की नीड होती है आयरन की? 100 mg की नीड होती है। तो इसको पूरा करने के लिए हम 100 mg की टैबलेट 100 डेज तक फीमेल को देते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन 100 mg की देंगे 100 डेज तक तो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या करते हैं, जब हम 100 mg की टैबलेट 100 डेज तक देते हैं, तो जो 100 mg की टैबलेट महिला खाएगी तो उसको जो एलिमेंटल आयरन होगा वो कितना बनेगा? 60 mg जो है बनेगा। यानी उसकी बॉडी कितना ऑब्जर्व करेगी? आंतों तक 60 mg ऑब्जर्व करेगी। और जो 60 mg में से जो आयरन का ऑब्जर्प्शन बॉडी कर पाएगी, यानी जो हीमोग्लोबिन बनाएगी, वो कितनी होती है? 10 mg। 100 mg की टैबलेट जो है आप देंगे तो 60 mg जो है उसकी आंतों में ऑब्जर्प्शन होगा, और जो 60 mg होगा उसमें से 10 mg जो है वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगी, यानी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएंगी, वो 10 mg होता है। तो जब आप 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg करके पर्सन को मिलता रहेगा तो 100 दिनों में कितना हो जाएगा? 1000 mg हो जाएगी। आयरन का अच्छे से ऑब्जर्प्शन होने के लिए किसकी नीड होती है? विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की नीड होती है। तो बेहतर होगा किसी खट्टी चीज़ से जो है आयरन को दें। नींबू से दे सकते हैं, ऑरेंज जूस से दे सकते हैं, आंवले के साथ दे सकते हैं, किसी भी खट्टी चीज़ के साथ देंगे तो आयरन का ऑब्जर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। किसके साथ नहीं देना है? कैल्शियम के साथ नहीं देना, यानी दूध से आयरन का नहीं देंगे, वरना आयरन का ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे एनीमिया की कंडीशन ट्रीट नहीं होगी। ये समझ आया? कितने की नीड होती है फॉलिक एसिड की? 500 mg की नीड होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। फॉलिक एसिड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही दिया जाता है, लेकिन आयरन जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से दिया जाता है। क्लियर? समझ आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एनीमिया का कारण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनीमिया का कारण नहीं है? आयरन की अधिकता, फॉलिक एसिड की कमी, थैलेसीमिया या मलेरिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं लगा है, पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। पहला सबसे लास्ट वाला क्या बोल रहा है? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? आरबीसीज जो होती हैं इन्हें जो है इनकी संख्या घटने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया होता है वो सीधे किस पे अटैक करता है? आरबीसीज पे करता है। तो आरबीसीज की संख्या जो है वो घटने लगती है। जब आरबीसीज घटेंगी तो क्या घट जाएगा? हीमोग्लोबिन घट जाएगा। आरबीसीज घटेंगे तो क्या घट जाएगा? हीमोग्लोबिन घट जाएगा। जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो क्या हो जाएगा? वो कंडीशन क्या क्रिएट कर देगी? एनीमिया कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होने से ये आसान नहीं हो गया। अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इसमें क्या होता है? जो होता है एबिलिटी किसकी? प्रोड्यूस करने की घट जाती है। कि क्या प्रोड्यूस करने की? हेल्दी आरबीसीज की। यानी कि जो दो टाइप के इसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं, ये डिफेक्टेड हो जाती हैं। इनमें जो चेन बनती है, दो अल्फा होती है दो बीटा होती है ना, इसमें क्या होती हैं? दो तरीके के सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ये क्या होती है? इनकी जो चेन होती है उसमें डिफेक्ट आने लगता है। तो जब डिफेक्ट रहेगा तो ये क्या करेंगी? हेल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब हेल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो बॉडी में आरबीसीज की संख्या घटने लगेगी। जब आरबीसीज की संख्या घटने लगेगी तो हीमोग्लोबिन की कंडीशन गड़बड़ा जाएगी, हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो जाएगा। तो क्या कंडीशन कॉज हो जाएगी? फिर एनीमिया ऑटोमेटिक पर्सन में हो जाएगा। ठीक है, ये आनुवांशिक डिसऑर्डर होता है। ये पर्सन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी होती है। जो थैलेसीमिया का पेशेंट है ये लाइफ टाइम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर जीता है। ठीक है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लगातार ये इनको ब्लड चढ़ाते जाओ तो ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनमें हेल्दी आरबीसीज जो है प्रोड्यूस नहीं होती। ये खुद से आरबीसीज सही से प्रोड्यूस ना होने के कारण हमेशा एनेमिक रहते हैं। वो थैलेसीमिया की कंडीशन होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? एक ऑप्शन है इसमें फॉलिक एसिड की कमी। हमने अभी देखा कि फॉलिक एसिड की कमी होगी तो क्या होगा? फॉलिक एसिड की कमी होगी तो पर्सन में ऑटोमेटिक एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ऊपर है ऑप्शन में आयरन की अधिकता। जिस पर्सन में आयरन की अधिकता होगी उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। जब हीमोग्लोबिन का लेवल ही ज्यादा है तो एनीमिया पनपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया की अधिकता के कारण जो है क्या नहीं होता है? आयरन की अधिकता के कारण क्या नहीं होता है? आयरन की अधिकता के कारण एनीमिया नहीं होता। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाकी थैलेसीमिया है, मलेरिया है या क्या फॉलिक एसिड है या आयरन डेफिशिएंसी, इन सब से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा एक और आया कि पल्स प्रेशर क्या होता है, या पल्स प्रेशर का सूत्र बताइए। इसमें से कौन सा पल्स प्रेशर का सूत्र होता है? तो पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर करते हैं। और किसी चीज के बीच का अंतर निकालना हो तो क्या करना होता है? उस संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना होता है। सिंपल सा आंसर। तो क्या बोल रहे थे? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया निशान माइनस का। ये दोनों के बीच क्या दिखा रहा है? अंतर दिखा रहा है। यानी कि अगर 120 जो है सिस्टोलिक है और 80 अगर डायस्टोलिक है तो दोनों के बीच में जब 120 में से 80 गया तो 40, तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 40। ये 40 क्या हो गया? पल्स
प्रेशर हो गया। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नब्ज दबाव, नब्ज दबाव कहते हैं। ठीक है, तो पल्स प्रेशर ये जो निकला, जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को आपस में घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका पल्स प्रेशर हो जाएगा। अगर 120 ना होकर 280 होता या 240 होता, ज़्यादा हो जाएगा 280 ना, मर जाएगा आदमी। ठीक है, इसको कर देते हैं 180 कर देते हैं। ठीक है, बहुत हाइपरटेंशन का मरीज है। और यहाँ कर दिया 110, तो 180 में से 110 गया तो कितना बचा? 70 क्या हो गया? हमारा पल्स प्रेशर हो गया। यानी दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, दोनों प्रेशर, ऊपर वाली प्रेशर और नीचे वाली प्रेशर के, उस बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। तो आई होप इसको आप निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को घटाना है। तो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर बराबर पल्स प्रेशर। क्लियर? तो हमारा आंसर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? समझी गोपी बहू? कोई डाउट? ठीक। न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। किसी महान गुरु के मुंह से मैंने ये लाइनें सुनी थी और आज उसको आपके सामने बोला है। तो आप संघर्ष करते रहिए, जलवा तो हमारा जारी रहेगा, और रिजल्ट जिस दिन आएगा वो दिन तो देखने लायक होगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे, और जलवा भी होगा। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को आज एंड कर रहे हैं। आपसे फिर से वही चीज़ कहनी है कि प्लीज़ 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 इस क्लास को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जो एएनएम का फॉर्म भरे हुए हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होती है? अप्रिसिएशन मिलती है। इसके लिए प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, फिर से उनका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।